मेरे पति के सोने के बाद मेरी विधवा ननद चुपके से मुझे अपने कमरे में बुलाती और दुल्हन का जोड़ा पहना देती और घूंघट उड़ा देती थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर माफ़ी मांगता और जाते वक्त मेरी झोली में पैसा भर देता था। मेरी ननद की वजह से मैं घूंघट भी नहीं उठा पाती थी। राज जानने के लिए एक रात मैंने घूंघट में छेद कर दिया। जब मैं उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम शीला है। मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पिता दुबई में काम के सिलसिले में गए हुए थे। तभी मैं 18 साल की हुई तो मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी। उन्होंने मेरी शादी राघव से तय कर दी। राघव का बस एक चाचा और विधवा बहन थी। बहन उसी के साथ रहती थी। मेरे पति 35 साल के थे और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और ना ही कोई ढंग का काम धंधा करते थे। मैं बड़े घर की खूबसूरत लड़की हूँ। शादी को लेकर मेरे कई अरमान थे, लेकिन उन्होंने मेरी शादी एक गरीब और बदसूरत लड़के से तय कर दी। दरअसल जब मैं 8 साल की थी तो मेरी माँ घर छोड़कर भाग गई थी और मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जब सौतेली माँ घर पर आई तो घर का सारा काम मुझसे ही करवाने लगी। मैं इतनी छोटी उम्र से ही घर के काम किया करती थी। मेरे पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर ही बाहर रहा करते थे। उनके सामने तो वह अच्छा बनती थी, पर जब भी वह नहीं रहते थे तो वह मुझे मारती भी थी। मेरा जब सौतेला भाई हुआ उसके बाद तो मेरा हाल और भी बुरा हो गया और 18 साल होते ना होते वह मुझे इस घर से निकालने के लिए मेरी शादी एक ऐसे घर में तय कर दी। राघव तो हमारी बस्ती में बहुत ही बदनाम थे। वह एक मीट की दुकान में काम करते थे और उनके घर से मांस की बदबू हमेशा आती थी। कोई भी शरीफ बंदा उनके घर नहीं जाना चाहता था और उनका और उनकी बहन का हमेशा मजाक बनाया करते थे। कोई भी औरत उनसे शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती, पर मेरी सौतेली माँ ने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर जब मैंने अपने पिता को यह सारी बात फोन में बताई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा, तेरी शादी मैं जहाँ तय करूँगी वहीं तुझे करनी होगी, और मेरे पिता के आने से पहले ही उसने मेरी शादी के दिन तय कर दी। मेरे पिता मेरी शादी के बाद ही पहुँचे थे। वह बहुत ही गुस्से में थे, पर मेरी माँ को कुछ न कह सके। मजबूरन मैं विदा होकर राघव के घर आ गई। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी ननद मेरे पास आई और बोली, भाभी, मैं बहुत ही मुसीबत में पड़ गई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने दिल से शादी को नहीं माना था। मुझे लगा आज पहली ही रात है और मेरी ननद मुझसे चाहती क्या है। उसने कहा, भाभी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। आपका कोई भी काम होगा तो मैं कर दूंगी। बदले में आप मेरा एक काम कर दो, मैं मुसीबत में हूँ। यह कहकर वह रोने लगी और कहा, भाभी बताओ ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, आज की रात अपने भाई को मेरे कमरे के अंदर मत आने दो। उसने कहा, ठीक है भाभी, और चली गई। उसके बाद मैं लेट गई। पूरी रात राघव कमरे में नहीं आए। न जाने उसने अपने भाई को कैसे कमरे में आने से रोका। अगली रात जब हम दोनों सो रहे थे तो मुझे कहीं से आवाज आई। आवाज से मेरी नींद तो खुल गई, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आवाज कहाँ से आ रही है। मैं उठकर दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैं फिर से लेट गई तो फिर से आवाज आने लगी। अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो वहाँ मेरी ननद खड़ी थी। वह मुझे इशारे से बाहर बुलाने लगी। जब मैं बाहर निकली और उसके कमरे में गई तो वह मेरा हाथ पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। बोली, भाभी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगा इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। मैंने बोला, बताओ कि क्या बात है। उसने कहा कि हमारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से न ही हम आगे की पढ़ाई कर पाए, बस इधर उधर मांग कर खाया करते थे। हमारे चाचा कभी कभी हमें कुछ खाने को दे दिया करते थे। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। आज पूरे मोहल्ले के लोग हम पर हंसते हैं, पर किसी को भी यह नहीं पता कि हम किस मजबूरी में दिन काट चुके हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम सीधे सीधे यह बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? उसने कहा कि हम जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके मकान खरीद पाए हैं, पर इससे हमारा बहुत कर्जा हो गया। पर हमारी कमाई इतनी ही कम है कि इस कर्ज को हम नहीं उतार पा रहे हैं। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा मुझे सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि वह कुछ झूठी कहानी बना रही है, और मैं बिल्कुल भी झूठी कहानियों पर बचपन से ही यकीन नहीं रखती थी। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। उसने मुझे यह बताया
बताया था कि वह एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक ने उसे एक ऐसी विधि बताई थी जिससे उसके पास पैसे आ जाएगा और वह अपना कर्ज उतार पाएगी। उसने कहा वह विधि थी कि एक सुहागन औरत सुहाग का जोड़ा पहनकर रात में कमरे में बैठी रहेगी और वहाँ एक आदमी आएगा, उसका हाथ पकड़कर उसे बातें करेगा। इस विधि से उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। मेरी ननद ने कहा मैं यह विधि करने लगी। विधि की यही नियम थी कि औरत सुहागन होनी चाहिए और उस आदमी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकती। लेकिन मैं तो विधवा हूँ और मैंने उस आदमी को देख लिया था। उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई। मैं 3 महीने तक बीमार रही। उसके बाद मैं दोबारा से तांत्रिक के पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने यह विधि गलत कर दी है, अब तुम्हारे परिवार के सदस्यों की एक एक करके मौत हो जाएगी। जब मैं उनसे माफ़ी मांगी और उनसे एक और दूसरा मौका मांगा, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और कहे कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हें यह रस्म फिर से करनी होगी। अगर 2 महीने के अंदर यह रस्म नहीं हुई तो घर के सारे लोग एक एक करके मर जाएंगे। मैं अपनी ननद की बात सुन रही थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मेरी ननद ने कहा भाभी अब आप भी इस घर का हिस्सा हो, अगर यह रस्म पूरी नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती हूँ। उसने कहा भाभी तभी तो मैं रो रही थी कि हम सब मरने वाले हैं। मुझे लगा ही था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी और यह रस्म पूरी नहीं करोगी। आपको हमारे घर में एक बदबू आती होगी। हमारे घर से मीट की बदबू तब से आने लगी जब से मैं रस्म गलत तरीके से कर दिया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप घर की सफाई करके देख सकते हैं, यह बदबू नहीं जाएगी। मैंने बहुत कोशिश कर ली है और मैं विधवा हूँ तो मैं यह रस्म नहीं कर पाऊंगी, आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही घर की सफाई करूंगी। मैं घर की अच्छे से सफाई की और सारे कपड़े धो डाले, लेकिन बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने देखा मेरी ननद अपने कमरे में बैठकर रो रही है। मैं अपने ननद के पास जाकर कही कि मैं तांत्रिक से मिलना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरी ननद का चेहरा फीका पड़ गया। मैंने कहा इन सब बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तुम मुझे तांत्रिक के पास लेकर चलो। मेरी ननद मुझे लेकर एक जगह पर गई। वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। काफी ढूंढने के बाद मेरी ननद ने कहा शायद तांत्रिक अभी इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले गए हैं। मैं उनसे इसी जगह पर मिला करती हूँ। जगह को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कोई तांत्रिक की जगह होगी। मैं सोच में पड़ गई, अगर मेरी ननद सही कहा तो मेरी भी मौत हो जाएगी, मुझे इसकी मदद करनी भी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। रात को जब मेरे पति सो गए तो मैं उठकर अपने ननद के कमरे में चली गई। मैंने अपना दुल्हन का जोड़ा पहन लिया और मेरी ननद ने एक मोटे घूंघट से मुझे उड़ा दिया। उसने कहा कि यह प्रक्रिया की 2 नियम है, एक तो सुहागन औरत को दुल्हन का जोड़ा पहनना पड़ेगा और दूसरा तुम उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पर बैठी हुई थी तभी एक आदमी मेरे पास आए और मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मेरी ननद ने कहा था कि मैं यह रस्म कर चुकी हूँ, वह आदमी और कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, कुछ भी गलत नहीं होगा तो तुम बिल्कुल भी घबराना मत। लेकिन न जाने क्यों मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मेरी ननद तो 32 साल की है और मैं केवल 18 साल की हूँ। आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वह काफ़ी रो रहा था और बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। उसकी आवाज़ मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, बस हल्के हल्के फुसफुसा रहा था। पूरी रात यह प्रक्रिया करने के बाद वह चला गया। मैंने देखा वह मेरी झोली पर ढेर सारे पैसे रख कर गया है। मेरी ननद मेरे सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब यह रोज रोज का हो गया था। मेरे पति राघव बहुत ही आलसी आदमी हैं और मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी मुझे मन करता था कि मैं अपने पापा को फ़ोन करके रोऊं, पर मेरे पापा अक्सर ही बाहर रहा करते थे और मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म ढाया करती थी। अब रोज रोज की यह प्रक्रिया चलने लगी तो मुझे न जाने क्यों शक होने लगा। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि इस घर का कितना कर्जा बाकी है। वह मेरी बात सुनकर हैरत में पड़ गए। मैंने कहा ऐसे मुँह क्यों बना रहे हो। उसने कहा यह तो हमारा पुश्तैनी घर है, हम इस घर के लिए कर्ज क्यों लेंगे। मेरी ननद ने तो कहा था इस घर को खरीदने के चक्कर में उनका बहुत कर्जा हो गया। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही थी, पर मेरे पति की आंखों से मुझे साफ साफ ऐसा लगा कि मेरे पति सच बोल रहे हैं। और न जाने क्यों अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैं हर रात को उन्हें धोखा दे रही हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद भी पूरी रात मैं उनसे दूर रहती हूँ और एक गैर मर्द मेरा हाथ पकड़ा हुआ रहता है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राज
इसका पता लगाकर ही रहूंगी। मेरी ननद मुझे अपना घूंघट उठाने नहीं दिया करती थी, तो मैं घूंघट में छेद कर दिया। जब रात हुई तो उन्होंने मुझे घूंघट उड़ा दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर फिर से रोने लगा और माफी मांगने लगा, तो मैं उसका चेहरा देख लिया था। देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी तो मेरे पिता हैं। मैंने अपना घूंघट हटा दिया। देखकर वह घबरा गए और वहां से जल्दी से निकलकर भाग गए। अब मैं बड़ी बड़ी आंखों से अपने ननद की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यह सब क्या माजरा है? तुमने मुझसे इतने सारे झूठ बोले हैं, आखिर बात क्या है? सच सच बताओ। मेरे पापा को जरूर किसी बात के लिए इसने फंसा रखा था और ब्लैकमेल करके पैसे ले रही थी, लेकिन मेरे पापा किस चीज से की माफी मांगते थे? वह इतने धीरे धीरे बड़बड़ाते थे कि उनकी आवाज मैंने कभी सुना नहीं। अगर मैं सुन लेती तो तभी पता चल जाता कि यह मेरे पिता हैं। मेरी ननद मुझे कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ इतना बोला कि अपनी माँ से जाकर पूछो, मेरी सौतेली माँ का भी इसमें हाथ है। फिर चक्कर क्या है? मैं गुस्से में अपनी सौतेली माँ के पास गई और कहा, आप और मेरी ननद मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हो? मुझे सच सच बचाओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आपने जिंदगी भर मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, अब वक्त आ गया है कि आप सच बोलो। उसने कहा, तुम्हारे पापा की एक दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है और वह अपनी धन संपत्ति उसके नाम कर दिया है, उस पर अपना सारा पैसा लुटा रहे हैं। मैं तो बस अपने हक का पैसा हासिल करने के लिए यह सारा खेल रचा। मैंने कहा, मेरे पापा यह सब करने के लिए मान कैसे गए? माँ ने कहा कि वह औरत बहुत बीमार है और हमने तुम्हारे पापा को कहा कि अगर एक सुहागन औरत के पास जाकर आप माफी मांगोगे और उसे पैसे दोगे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं तुम्हारी ननद को भी अपने साथ मिला लिया था। मुझे अपनी सौतेली माँ और अपने ननद की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यह दोनों एक नंबर के धोखेबाज हैं। मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। मैं अपने घर के आसपास भटकने लगी। पापा निकलकर जब जाने लगे तो मैं उनका पीछा करने लगी। फिर मैंने देखा कि पापा किसी औरत के घर जा रहे हैं। मैं वहां पहुंच गई और दरवाजा खटखटाया। जब मेरे पापा ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर चौंक गए। वह औरत बिस्तर पर पड़ी थी और बीमार थी। मैं उस औरत के पास गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। यह औरत तो कोई और नहीं है, मेरी असली माँ है, जो 8 साल की उम्र में किसी और के साथ भाग गई थी। मैंने कहा, पापा अब वक्त आ गया है कि आप मुझे सब सच सच बताओ। मेरे पापा ने कहा, जब तू 8 साल की थी तो मैं गलत रास्ते में भटक गया था, एक औरत के प्यार में बहक गया था और तेरी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तेरी माँ बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। उसने कहा था कि मैं अपने बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे घर से निकाल दिया और इस औरत से शादी करके घर ले आया। लेकिन सालों बाद मैं जब फिर से तेरी माँ से मिला तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे पता चल चुका था कि तेरी सौतेली माँ तुझ पर जुल्म करती है। मैं तेरी माँ को वापस घर लाना चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, तेरी सौतेली माँ तेरी शादी राघव से करवा दी। जब तेरी सगी माँ को यह पता चला तो वह बेचारी बीमार पड़ गई। सौतेली माँ ने उसके बाद वह तांत्रिक का सारा खेल रचा। मैंने कहा, आप सीधे सीधे सौतेली माँ को तलाक दे सकते थे ना। और मैं अपनी माँ के पास गई और माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया और मेरी सगी माँ के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। राघव के साथ रहते हुए मुझे पता चला कि वह अच्छे इंसान है। मेरे संगत में रहकर वह और भी मेहनत करने लगे और अपना खुद का दुकान खोल लिया। ननद की दूसरी शादी करवा के उसे विदा कर दिया। मेरी सौतेली माँ आसपास ही एक घर ले लिया और अक्सर ही मुझसे मिल जाया करती है, पर मैं उन्हें अनदेखा कर देती हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।